खुद का घर चाहते हो। तो कल हम पढ़ रहे थे बेटे क्या कल हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, ये सब के बारे में, है ना। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव यस एंगल सर। डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस कर रहे थे। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया है कि पॉजिटिव एंगल क्या है। कि अगर आप इनिशियल साइड से, ये आपका इनिशियल साइड है, अगर इनिशियल साइड से अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करके टर्मिनल साइड पर पहुंचते हो, अगर आप इनिशियल साइड से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद टर्मिनल साइड पर पहुंचते हो, जो एंगल क्रिएट होता है दैट एंगल इज पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर आप इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज घूम के टर्मिनल साइड पर पहुंचते हो, द एंगल दैट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, राइट। माइनस साइन गिव्स यू द इंडिकेशन that the rotation has happened in clockwise direction, and plus sign gives you the indication that the rotation has happened in counter clockwise or anti-clockwise direction. All that we have already covered. Today let's talk about units of measuring angles. जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, आप डिफरेंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप यूनिट यूज़ करते हो ना। डिफरेंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप यूनिट यूज़ करते हो। जैसे कि मास को मेजर करने के लिए आप केजी, है ना, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, ऑल दैट यूज़ करते हो। इंडिया में केजी, किलोग्राम, ग्राम यूज़ किया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेशली वेस्ट में वो पाउंड्स यूज़ करते हैं ज़्यादा, है ना। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आप किलोमीटर यूज़ करते हो, मीटर यूज़ करते हो। लेकिन वेस्ट में वो मतलब यार्ड यूज़ करते हैं, मीटर के जगह यार्ड यूज़ करते हैं, और किलोमीटर के जगह माइल्स यूज़ करते हैं, माइल्स। ओके, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। तो उसी तरह एंगल को भी मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला यूनिट हम देखते हैं डिग्री यूनिट, ठीक है, डिग्री यूनिट। पहला हम डिग्री यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये डिग्री यूनिट क्या है, ठीक है। लिखना शुरू करो बेटे, लिखना शुरू करो कि डिग्री यूनिट के बारे में हम लिखेंगे अभी नोट्स में, और मैं समझाते जाऊंगा। बेटे देखो 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू दी 1/360 equal part of one complete revolution. 1 complete revolution. 1 degree is equal to the 1/360th equal part of 1 complete revolution. और मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि if we divide, है ना, if one complete revolution is divided into 360 equal parts, each equal part has a magnitude of 1 degree. Each equal part has a magnitude of 1 degree. Has a magnitude of 1 degree. Also 1 ऊपर एक छोटा सा टाइनी सर्कल, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को बेटे, कंप्लीट रेवोल्यूशन आई गेस समझते हो कि जहाँ से शुरू किए हो वहाँ पर आके पहुँच जाना, जहाँ पर शुरू किए हो वहाँ पर आके पहुँच जाना, उसको बोलते हैं दैट इज 1। हेलो सर। हाँ, यस, बोलो, यस। सर वो डिग्री के साइड में क्या लिखते हैं आप? ये नहीं सर, ऊपर अच्छा, ये मतलब ये जो और के ऊपर जो लिखे हैं सर। अच्छा, एक मिनट, कौन सा ये? नहीं सर, जो डिग्री यूनिट या कुछ ऐसे कुछ। अच्छा, डिग्री यूनिट, हाँ, यस, डिग्री यूनिट, ठीक। यस, ओके। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को आप अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को
आप अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो ईच इक्वल पार्ट का मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं 1 डिग्री। आई थिंक यू गॉट इट। अगर पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, जैसे कि सपोज हम यहाँ से, ये आपका इनिशियल साइड है और हम यहाँ से घूमना शुरू किए आके यहाँ पर, सर थोड़ा नीचे लेंगे। एक मिनट, मैं पहले समझाया था देखो। देखो जैसे कि आप पूरा घूम गए, मतलब पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। नाउ आपका जो टर्मिनल साइड है वो आके इनिशियल साइड पर ही रुक गया है। योर टर्मिनल साइड हैज लैंडेड अपॉन द इनिशियल साइड इटसेल्फ। टर्मिनल साइड आके इनिशियल साइड के ऊपर लैंड कर गया है। ऐसा सिचुएशन में आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है। तो अगर मैं इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला एंगल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर इक्वल पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री। दैट्स इट। गॉट इट सो फार? आर वी क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। Okay, लिखो screenshot. You can take the screenshot. Done? You can take the screenshot. यस सर। Okay, let's move on. तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। हम क्या करेंगे अभी, 1 डिग्री को भी सेपरेट, 1 डिग्री को भी तोड़ेंगे, 1 डिग्री को भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। बेटे देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 360 डिग्रीज, नॉट डिग्री। डिग्रीज प्लूरल, बिकॉज देर इज नॉट 1 डिग्री, देर आर 360 डिग्रीज। ओके, 360 डिग्रीज, और using symbol you can put a tiny circle. Okay, you can put a very tiny circle on the right top corner of 360. Okay, this means 360 degree. Now 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes, and in symbol you can write 60, ऊपर एक छोटा सा डैश जैसा सिंबल दे सकते हो, एक छोटा सा ऐसा। इसका मतलब है मिनट, 60 मिनट। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूं 60 इक्वल पार्ट में, है ना, इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स, then each part is 1 minute, कि अगर मैं 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो हर इक्वल पार्ट मेरा क्या बन जाता है बेटे, 1 मिनट, है ना। जैसे कि आप समझ सकते हो 1 किलोमीटर को अगर 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो हर इक्वल पार्ट को क्या बोलते हो, मीटर बोलते हो, है ना। 1 मीटर को अगर आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, हर इक्वल पार्ट को क्या बोलते हो, सेंटीमीटर बोलते हो ना। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। हाँ, यस सर 1 डिग्री इज 60 मिनट और 60 डिग्री इज 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जैसे आप 1 किलोमीटर को 1000 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करो तो हर इक्वल पार्ट को क्या बोलते हो, 1 मीटर बोलते हो ना। हेलो, यस सर। बस उसी तरह अगर मैं 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ दूं, है ना, मतलब भाग कर दूं, हर भाग को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मिनट। नाउ गॉट इट? हेलो, यस सर। ओके। यस सर। Similarly, 1 minute is equal to 60 seconds. 60 seconds, इसको हम लिखते हैं 60 ऊपर 2 बार ऐसे डास देते हैं, 2 बार। अगर 1 बार दिए तो मिनट, 2 बार अगर देते हैं तो सिंबॉलिकली दैट मीन्स सेकेंड। ओके, मतलब कहने का ये मतलब है कि सिमिलरली अगर हम 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो ईच इक्वल पार्ट हमारा बनता है 60 मिनट। 60 मिनट, जैसे कि मेरा बात समझ रहे हो ना। सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ यस 1 सेकेंड। क्या बोल दिया मैंने, कुछ गलत बोल दिया। अच्छा, सॉरी यस। 1 मिनट को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में भाग कर देते हो, ईच इक्वल पार्ट विल बी 1 सेकेंड, है ना। सॉरी, गलत बोल दिया ना शायद, गलती से। ओके, मुंह से निकल गया। ओके,
हाँ, तो आई होप यू गॉट। थोड़ा बोल। हाँ, बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप 1 किलोमीटर को 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो ईच इक्वल पार्ट आपका 1 मीटर होता है। उसी तरह अगर मैं 1 मिनट को, है ना, इफ 1 मिनट इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स, then each part is 1 सेकेंड। इसमें कोई नहीं, आप अगर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, हर इक्वल पार्ट होगा 1 सेकेंड। गॉट इट या नहीं समझ Yes, में? sir. यस सर। Yes. आया समझ में? कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. यस सर। Sir. ओके, वेरी गुड। ओके, तो आगे चलें। दिस इज योर डिग्री मेजर, Yes, sir. ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी शुरू करते हैं हम क्या, रेडियन मेजर। क्या शुरू करेंगे? रेडियन मेजर। अच्छा, अगर किसी को डिग्री मेजर में डाउट है मुझे अभी पूछ लो अभी, या किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप नो डाउट। No, sir. ओके, तो अभी शुरू करते हैं रेडियन मेजर, ठीक है ना। तो रेडियन मेजर क्या होता है पहले देखते हैं बेटे। देखो, 1 रेडियन इज इक्वल टू the magnitude of the angle subtended by 1 radian is equal to the magnitude of the angle subtended by an arc of unit length in a unit circle. डोंट वरी अबाउट इट, बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ कि 1 रेडियन होता क्या है। 1 रेडियन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन ए यूनिट सर्कल। तो पहले हम देखते हैं यूनिट सर्कल क्या होता है। मैं पहले लिख देते हैं यूनिट सर्कल क्या होता है। A circle having its radius equals 1 unit is called a unit circle. अगर मैं एक सर्कल लूँ जिसका रेडियस का लेंथ है 1 यूनिट, I shall call that circle a unit circle. अब बोलोगे 1 यूनिट क्या है, कि देखो यूनिट के जगह आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज एक सर्कल में लिया जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, देन आई विल कॉल दैट अ यूनिट सर्कल। सपोज एक सर्कल लिया, उसका रेडियस रखा 1 किलोमीटर, देन आई विल कॉल दैट अ यूनिट सर्कल। सपोज एक सर्कल लिया, उसका रेडियस रखा 1 मिलीमीटर, देन आई विल कॉल दैट अ यूनिट सर्कल। बस आप जो भी यूनिट ले रहे हो उसका 1 लो, है ना, मतलब सर्कल का रेडियस 1 यूनिट लो। वो यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप। अगर किलोमीटर ले रहे हो तो सर्कल का रेडियस 1 किलोमीटर ही लो, तो आपको क्या मिलता है बेटे, एक यूनिट सर्कल मिलता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट सो फार। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। This is my circle, and here is the center of my Yes, circle. sir. Here is the center of my circle, and here is the radius of my circle. Now, if I keep the length of the radius of my circle, if I keep the length of the radius of my circle as 1 unit, then I shall call it a unit circle. Okay, it could be 1 kilometer, meter, centimeter, whatever. Okay, doesn't matter. और अगर इस सर्कल में मैं एक आर्क लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटे, एक आर्क समझते हो ना, आर्क पढ़े हो ना स्कूल में। आर्क अगर लेता हूँ, Yes, sir. आर्क, Yes, sir. जैसे सपोज ये आर्क लिया APB आर्क, ठीक है। और अगर मैं ऐसा आर्क लेता हूँ जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है, मैं ऐसा एक आर्क ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग सच एन आर्क हुज लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट। और बेटा देखो, ये दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। सपोज आप सर्कल का रेडियस का लेंथ अगर आप 1 किलोमीटर लिए हो,
तो जो आर्क आपको लेना है उसका लेंथ भी 1 किलोमीटर ही लेना चाहिए। अगर आप रेडियस का लेंथ अगर 1 मीटर लिए हो तो आर्क का लेंथ भी आपको 1 मीटर ही लेना पड़ेगा। जो यूनिट में आपका रेडियस है उसी यूनिट में आपको आर्क का लेंथ चुनना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सर्कल में एक आर्क लेता हूं जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है, तो ये आर्क सेंटर में एक एंगल सबटेंड ऑब्वियसली करेगा। इस आर्क सेंटर में एक एंगल बनाएगा। ऑब्वियसली दिस आर्क APB will subtend an angle at the center, and that angle is considered 1 radian. That angle is considered what, guys? 1 radian. Got my point so far? That angle is considered your 1. एक बार और। सर और एक सर बार और एक थोड़ा बार सा और एक बार देखो, सर्कल का रेडियस का लेंथ है 1 यूनिट। सर्कल का रेडियस का लेंथ है 1 यूनिट। अगर मैं इस सर्कल में एक आर्क लेता हूं जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है, रेडियस भी 1 यूनिट, आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट है ना, तो वो वाला आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा, ये देख रहे हो ना, ये एंगल, दिस एंगल, सपोज सेंटर इज हो, ये कौन सा एंगल बना रहा है? AOB है ना, AOB एंगल ये बना रहा है। ये आर्क सेंटर में AOB एंगल बना रहा है। सो दिस एंगल विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 रेडियन। हम इसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। नाउ क्लियर? Yes, sir. यस सर यस सर नॉट क्लियर? क्लियर हाँ सर हो गया क्लियर सर क्लियर सर ओके, तो आप यूनिट सर्कल लो। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस का लेंथ है 1 यूनिट। अगर उसमें हम एक आर्क लेते हैं, उस आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट है। रेडियस का लेंथ 1 यूनिट, आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट। तो आर्क जो सेंटर में एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? 1 रेडियन। गॉट माय पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं। यस सर Okay. Now I can extend the above definition of 1 radian to any circle of any radius। मैं चाहूँ तो ये जो 1 रेडियन का डेफिनेशन में अभी दिया, अभी मैं जो ये 1 रेडियन का डेफिनेशन दिया, इसको अब मैंने कैसे दिया कि यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट सर्कल बोला आपको कि आपको यूनिट सर्कल लेना है, और यूनिट सर्कल में एक ये बनाना है, मतलब क्या बनाना है, मतलब एक आपको मतलब एक आर्क लेना है जिसका लेंथ है 1 यूनिट। वो आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। लेकिन मैं अभी यूनिट सर्कल ना बोल के कोई भी सर्कल को उस टर्म में समझाता हूँ। देखो बेटे कैसे। सपोज मैं आई विल टेक एनी सर्कल, लेट्स टेक एनी सर्कल, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट्स इट बी x यूनिट। सपोज ये सर्कल का रेडियस का लेंथ है x यूनिट। मैं कोई भी एक सर्कल ले रहा हूँ, एनी सर्कल जिसका रेडियस का लेंथ क्या है बेटे? 1 यूनिट, सॉरी x यूनिट। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? x यूनिट। यस गॉट सर इट? Yes, sir. आई एम टेकिंग ए सर्कल द लेंथ ऑफ द रेडियस इज x यूनिट। ठीक है। अभी अगर मैं ये सर्कल के ऊपर एक आर्क लूँ जिसका लेंथ, सपोज ये a है और ये p और ये b, मैं एक आर्क ले रहा हूँ APB, और ये APB आर्क का लेंथ भी x यूनिट है। रेडियस का लेंथ x यूनिट है, रेडियस का लेंथ x यूनिट है। वो x कुछ भी हो सकता है आपका, 5 हो, 5, 2, 3, 4, 3, जो भी आप लो, आपका मर्जी। x यूनिट, आप सपोज रेडियस ले रहे हो, सपोज 5 किलोमीटर, सपोज रेडियस ले रहे हो 5 किलोमीटर, सो आर्क का लेंथ भी आपको 5 किलोमीटर लेना होगा। क्या लेना होगा? 5 किलोमीटर। सपोज आप आर्क का लेंथ, सपोज आप रेडियस ले रहे हो 10 सेंटीमीटर, तो आपको आर्क का लेंथ भी लेना होगा 10 सेंटीमीटर। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. तो रेडियस का लेंथ Yes, अगर sir. मैं x यूनिट लेता हूँ एंड आर्क का लेंथ भी अगर x यूनिट लेता हूँ, तो वो वाला आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा,
सेंटर में जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज योर 1 रेडियन, दैट एंगल इज योर 1 रेडियन। गाइस याद रिमेंबर कि अगर मेरा रेडियस का लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, इफ माई लेंथ ऑफ द रेडियस is equal to length of the arc, है ना। if my length of the radius is equal to the length of the arc, then the angle subtended by the arc at the center is equal to 1 radian. I hope you got it now कि अगर मैं Yes, sir. सर्कल Yes, sir. का रेडियस का लेंथ के इक्वल लेंथ वाला एक आर्क लूँ, रेडियस का लेंथ जितना उतना ही लेंथ वाला एक आर्क लूँ, तो आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज योर 1 रेडियन। ओके, लेट्स मूव ऑन। Yes, sir. ओके, आगे चलें। अच्छा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। अगर किसको डाउट है बिंदास पूछो। देखो मुझे डाउट पूछने में हिचकिचाओ मत, हाँ, बिंदास डाउट पूछो। और जैसे कि मैं आपको बोला हूँ, आई एम 24/7 अवेलेबल टू यू। आपको मैं बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि 24/7 अवेलेबल हूँ कि नहीं, है ना। और इंसान का थोड़ा बहुत तो काम होता है कभी, अरे होगी नहीं अवेलेबल। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिंदास आप जब भी अपना डाउट हो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, है ना। बिंदास रात 2 बजे भी कॉल करो, मैं फ़ोन उठा के आपको डाउट क्लियर करूँगा। किया हूँ बच्चों का, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे ऐसे भी 2 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि किसी वक्त भी कॉल कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, अच्छा है, उनको समझा देता हूँ। और आप CBSE के 12th वाले बच्चों, अगर किसी को कोई आप पर उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बच्चे एक लड़की है, प्रीति सिंह नाम की एक लड़की है, वो बिहार से है और बहुत अच्छी स्टूडेंट है। और वो मुझे एक बार मैं उठ गया 5:30 बजे उठ गया था, 5:30 बजे उठ गया था। तो उसने देखा मैं व्हाट्सएप में ऑनलाइन में हूँ, तो 5:45 में एक डाउट डाल दिया। तो मैंने तुरंत उसको गूगल मीट का लिंक भेजा, तो तुरंत उसको डाउट क्लियर करा दिया। 5:45 समझ सकते हो ना, सुबह 5:45। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बिकॉज आपका डाउट क्लियर करना ही मेरा काम है ना। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड एवरी अल्टरनेट डे में हम अपना जो क्लास करेंगे, इवनिंग क्लास में करूँगा एवरी अल्टरनेट डे में। किसी को ज़बरदस्ती नहीं है उसमें आने का, और मैं उस क्लास को रिकॉर्ड भी करूँगा। आई विल रिकॉर्ड दैट क्लास, सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ सपोज आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, बारिश हो रहा है, नेटवर्क डेटा ख़त्म हो गया है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं तो रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डेटा बाकी है तो कोशिश करो इवनिंग क्लास अटेंड करने की, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन इम्पोर्टेंट फार्मूला। ओके, वन इम्पोर्टेंट फार्मूला which is theta is equal to L by R. Let's talk about this formula. Okay, theta is equal to L by R. मैं बहुत धीरे धीरे जाता हूँ। हम अभी एक फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट फार्मूला इज थीटा इज इक्वल टू L by R. आई होप आप स्कूल में थोड़ा पढ़े हो, थीटा इज इक्वल टू L by R, थोड़ा पढ़े हो, है ना, पढ़े हो ना, थीटा इज इक्वल टू L by R। Yes, sir. ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। पूरा अटेंटिव रहो, बिंदास पूरा अटेंटिव रहो। ये जो फॉर्मूला बेटे मैं लिखा हूँ थीटा इज इक्वल टू L by R, इसका कुछ फीचर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। फीचर्स ऑफ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का फीचर्स क्या क्या है मैं लिख देता हूँ, जो कि आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट है यूनिट of the length of the arc,
that is small l, and unit of the length of the radius, that is small r, must be the same, not should be, must be the same, मतलब ऐसा नहीं कि आर्क का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और रेडियस का लेंथ 2 मिलीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में 2 मिलीमीटर डिवाइड करो, नहीं, आपको एल का यूनिट जो है वही यूनिट वाला आर लेना है। सपोज आप एल लियो 5 सेंटीमीटर, है ना, तो आप रेडियस जो भी जिसमें भी आपको पता है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। बोथ एल एंड आर दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। जैसे कि आप क्या केजी को ग्राम में क्या डिवाइड करते हो, क्या कभी केजी को केजी में डिवाइड करते हो, है ना, ग्राम को ग्राम में डिवाइड करते हो। उसी तरह लेंथ ऑफ द आर्क एल एंड लेंथ ऑफ द रेडियस आर, ये दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड दूसरा फीचर मैं बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, रिमेंबर in this formula theta is an angle in radian, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, not in degree, मैं बोलूँगा अभी क्या है कि बेटा ये फॉर्मूला लगाकर आपको जो थीटा का वैल्यू मिलता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आप आर्क सर्कल का आर्क का लेंथ में रेडियस का लेंथ को डिवाइड करके जो आप एंगल निकालते हो थीटा, दैट एंगल का यूनिट रहता है रेडियन। रिमेंबर रेडियन। बच्चों यही गलती कर देते हैं, उसको डिग्री समझ लेते हैं कि लिख लेते हैं कि मतलब लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रेडियस जो आता है दैट डिग्री। अरे वो डिग्री नहीं, दैट इज इन रेडियन। ये फॉर्मूला सिर्फ रेडियन का है और अभी हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट सो फार। मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बोला हूँ, वेरी इजी चीज़ बोला हूँ। ओके ओके ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। Taken, sir. डन। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी देखते हैं ना। ये फॉर्मूला, वेयर डिड दिस फॉर्मूला कम फ्रॉम, बेटे ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। सबको आई गेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ का मतलब समझ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इफ, है ना, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, स्कूल में पढ़े होगे कि अगर x y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होता है कि जब x बढ़ता है उसी के हिसाब से y भी बढ़ता है, जब y घटता है उसके हिसाब से x भी घटता है। when y increases x increases correspondingly and when y decreases x decreases correspondingly। तो हम बोलते हैं x and y are directly proportional to each other। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, स्कूल में पढ़े हो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे कि आप मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल, 1 पेन सपोज कॉस्ट यू 10 रुपीज, देन 5 पेन कॉस्ट यू हाउ मच रुपीज, 50 रुपीज, राइट? 50 rupees. As you 50 see, rupees. yes, as you see the number of pen increased, the cost also increased. That's why see the cost increased from 10 to 50, number of pen increased from 1 to 5, cost increased from 10 to 50. That is the reason why I can say that the number of pen is directly proportional to the total cost, क्योंकि जब टोटल पेन का नंबर बढ़ता है वहाँ पर आपका प्राइस भी बढ़ता जाता है। पेन का नंबर घटा दो, प्राइस का नंबर भी घटेगा। ये तो आप समझते हो। दूसरा और एक फीचर इसका सब ये पढ़े होगे कि अगर x and y are two quantities, if x and y are two quantities and if they are directly proportional to each other, then it is not a random affair। ये एक random affair नहीं है, ये एक रूल के हिसाब से चलता है। What is that rule? That rule is x is equal to some proportional constant into y। ये स्कूल में पढ़े होंगे कि x is equal to some proportionality constant into y।
मतलब क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 1 पेन कॉस्ट यू 10 रुपीज़, 2 पेन कॉस्ट यू 20 रुपीज़, 3 पेन कॉस्ट यू 30 रुपीज़, 4 पेन कॉस्ट यू 40 रुपीज़, 5 पेन कॉस्ट यू 50 रुपीज़। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर आप थोड़ा सा बेटे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर जो दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कॉस्ट, टू टोटल कॉस्ट, टू टोटल कॉस्ट। और जैसे कि बेटे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ पेन है ना, नंबर ऑफ जो पेन है दैट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द टोटल कॉस्ट। हर वक्त सम कांस्टेंट इनटू टोटल कॉस्ट एंड दैट कांस्टेंट इज 1/10 हियर। आप देख सकते हो पेन का नंबर 1 है, उस मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ, कॉस्ट कॉस्ट आपका 10 है, 10 में 1/10 मल्टीप्लाई करो 1 मिलता है। देखो कॉस्ट आपका 20 है, 20 में 1/10 मल्टीप्लाई करो 2 मिलता है। कॉस्ट आपका 30 है, 30 में 1/10 मल्टीप्लाई करो 3 मिलता है। कॉस्ट 40 है, 40 में 1/10 मल्टीप्लाई करो 4 मिलता है। या फिर मैं इसको उल्टा करके ऐसे भी बोल सकता हूँ, कि obviously see between two quantities, if one quantity is directly proportional to the other quantities, then you see the other quantity will also be directly proportional to the first quantity। दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ पेन टोटल कॉस्ट के साथ खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेन। जाहिर सी बात है भाई, आप देखो नंबर ऑफ पेन बढ़ाते जाओ टोटल कॉस्ट बढ़ता जाता है। एंड यू कैन ऑब्जर्व that total cost is equal to some proportionality constant which is 10 here, 10 into number of pen। आप देखो नंबर ऑफ पेन में बस 10 मल्टीप्लाई करो आपको कॉस्ट मिल जाता है। देख लो 2 into 10 20, 3 into 10 30, 4 into 10 40, 5 into 10 50। Got my point so far guys? यस सर। Yes, sir. बस यस सर। ओके, तो मैं यही बोल रहा हूँ। Yes, sir. ओके, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देन x इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड सम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इनटू y। तो इसका मतलब है कि x बाई वाई इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, है ना। दोनों क्वांटिटी को हर वक्त अगर डिवाइड करो तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, suppose x1 is the quantity corresponding to y1, suppose x2 is the quantity corresponding to y2, suppose x3 is the quantity corresponding to y3, then all their ratios will be equal to that constant। जैसे कि आप बेटे यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पेन लेते हैं ना, नंबर ऑफ पेन कुछ चीज़ें कांस्टेंट वी नो, व्हाट इज दैट कांस्टेंट इज 10। आप देख सकते हो एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर आप तो बोल रहे ना अभी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यस सो x इज इक्वल टू k इनटू y। यस सर वहाँ पे x इज इक्वल टू k इनटू y क्यों हुआ, k डिवाइडेड बाय y क्यों नहीं हुआ? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं रहेगा। इसी से ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? इसी से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझ रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, नहीं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। जो आप बोल रहे हो उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमें क्या करना है कि वो जैसे क्वांटिटी लेफ्ट वाला क्वांटिटी बढ़ता जाता है, राइट वाला क्वांटिटी उसके साथ बढ़ता आता है। लेफ्ट वाला क्वांटिटी घटता है, राइट वाला क्वांटिटी घटता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर स्टेप में कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करो आपको 10 मिलेगा। देख लो यहाँ पर 10/1 इज इक्वल टू 10, 20/2 इज इक्वल टू 10, 30/3 इज इक्वल टू 10, 40/4 इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा समझ में आ रहा है कि अगर कोई x
को उसका कॉरिस्पॉन्डिंग y के साथ डिवाइड करो तो आपको कांस्टेंट k मिलेगा. दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आई होप यू गॉट इट. आई होप Yes, यू गॉट sir. इट. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. Yes, sir. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये डोंट राइट इट. ये बस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Yes, sir. समझाने के लिए, क्योंकि आप में से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट अगर स्कूल में किसी को क्लियर ना हुआ होगा तो ये समझ नहीं पाते, इसलिए मैं समझा दिया. ओके. तो बेटे जैसे कि आप देख सकते हो, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या करेंगे बेटे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक सर्कल बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक सर्कल. और ये सर्कल बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मैं एक ऑब्जर्वेशन मेरा है. क्या ऑब्जर्वेशन? देखो, ये ऑब्जर्वेशन है. सपोज में देखो, ये सर्कल का सेंटर है पूरा, बिल्कुल ध्यान से देखो. और सर्कल सपोज ये एक में आर्क लिया. सपोज ये एक आर्क लिया A1 B1, ये एक आर्क लिया A1 B1. ठीक है. और मैं देखा कि ये आर्क सेंटर में ये एंगल बना रहा है. ठीक है, ये एंगल बना रहा है. सपोज इसको बोलता हूँ θ1. सपोज इसको बोलता हूँ θ1. अब मैं ये आर्क का लेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ. मतलब सपोज कर देता हूँ A2B1. और मैं देखता हूँ ये A2B1 वाला आर्क थोड़ा और बड़ा एंगल बना रहा है. और मैं इस आर्क लेंथ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ. सपोज यहाँ पर A3 कर देता हूँ. A3B1. अब मेरा आर्क है A3B1 मेरा सर्कल के सेंटर में और बड़ा एंगल बना रहा है. देख सकते हो आप, मैं जितना आर्क का लेंथ बढ़ा लेता हूँ वो आर्क सेंटर में उतना बड़ा एंगल बनाते जा रहा है. आई होप यू गॉट इट. हेलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ द आर्क is directly proportional to the angle subtended at the center. क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर्क का लेंथ वो आर्क सेंटर में जो एंगल बना रहा है उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके. अच्छा, अगर ये उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होना चाहिए. जैसे मैं पढ़ाया था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होना चाहिए. बेटे समझ रहे हो ना? हेलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो बेटे जैसे कि अभी हमें पेन एंड कॉस्ट वाला जो प्रॉब्लम किए, पेन एंड कॉस्ट वाला प्रॉब्लम. अभी पेन एंड कॉस्ट वाला प्रॉब्लम में बहुत इजी था, है ना? आपको क्या करना है, आपको दुकानदार बोल दिया कि एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो आपको पता चल गया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हियर इज 10. लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा. ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद परफॉर्म करके, खुद अगर श्योर होना चाहते हो, अगर टीचर का बात पे भरोसा नहीं है कि टीचर जो बोल रहा है शायद वो ठीक ठाक नहीं बोल रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म कर सकते हो. क्या करना होगा बताता हूँ. आपको एक टेबल बनाना होगा, जैसे आप प्रैक्टिकल स्कूल में करते हो ना, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वगैरह करते हो. एक टेबल बनाना होगा और यहाँ पर एक आपको रखना होगा, एक कॉलम रखना होगा लेंथ ऑफ द आर्क के लिए, एक कॉलम रखना होगा वो जो जितना एंगल बना रहा है सेंटर में वो एंगल के लिए इन रेडियन, वो एंगल इन रेडियन आपको लेना है, और एक बनाना होगा आर के लिए. ठीक है. और आप देखोगे आर इज रेडियस. रिमेंबर दिस थीटा इज इन व्हाट? रेडियन. ये फॉर्मूला में रेडियन के बारे में ही हम सिर्फ कर रहे हैं और किसके बारे में नहीं. रिमेंबर रेडियन के बारे में कर रहे हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सपोज आप एक आर्क लेंथ लो और वो सेंटर में कितना एंगल बना रहा है ना? एक आर्क लेंथ लो, सेंटर में कितना एंगल बना रहा है. सपोज आर्क लेंथ इज L1 एंड सेंटर में एंगल बना रहा है θ1. मेरा बात समझ रहे हो? L1 θ1 एंड दिस θ1 इज इन रेडियन गाइस. दिस θ1 इज इन रेडियन. ये जो एंगल हम ले रहे हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. यूनिट हमारा रेडियन रहना चाहिए. यूनिट क्या रहना चाहिए बेटे? रेडियन रहना चाहिए. हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. और एक आर्क लेंथ लीजिए L2. वही सर्कल के ऊपर और एक आर्क लेंथ लीजिए L2 और वो सेंटर में कितना एंगल बना रहा है वो देखिए. सपोज वो सेंटर में θ2 एंगल बना रहा है. और एक आर्क लेंथ लीजिए L3. देखिए वो सेंटर में कितना एंगल बना रहा है. सपोज वो सेंटर में θ3 एंगल बना रहा है.
और हर बार देखोगे। हाँ, यस। सर और एक बार थोड़ा बोलेंगे? हाँ, मैं बोला कि आपको बेटे क्या करना है कि एक सर्कल लेना है। बड़ा सिंपल सा बात है, आपको एक सर्कल लेना है, एक टेबल बनाना है, टेबल में 3 कॉलम बनाना है। एक कॉलम लेंथ ऑफ द आर्क के लिए, दूसरा कॉलम वो आर्क जो सेंटर में जो एंगल बना रहा है उसके लिए। देखो बेटे, ये जो आर्क, ये सपोज लेंथ, आप लेंथ ऑफ द आर्क के लिए सपोज एल, ठीक है, और वो सेंटर में जो एंगल बना रहा है सपोज थीटा रेडियन बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा रेडियन, वो मैं बोल रहा हूँ। तो सेंटर में वो कितना एंगल बना रहा है उसके लिए कॉलम बनाइए, रेडियस के लिए कॉलम बनाइए, और हर बार आप चेक कीजिए। सपोज एक आर्क लेंथ लिए L1, देखिए वो सब सेंटर में कितना एंगल बना रहा है। सपोज सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा 1, लिखिए। सिमिलरली सपोज और एक आर्क लेंथ लीजिए L2, वो देखिए सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा 2, लिखिए। और हर बार अगर आप L1 में थीटा 1 डिवाइड करो तो आपको R ही मिलेगा। L1 में थीटा 1 डिवाइड करो आपको R मिलेगा, L2 में थीटा 2 डिवाइड करो आपको R मिलेगा। R क्या है? सर्कल का रेडियस है। हर बार आपको वही मिलेगा। अगर टीचर के बात पे भरोसा नहीं, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बार बार आपको लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, आपको क्या मिलेगा बेटे? हर बार रेडियस मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। बेटे समझ रहे हो यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो मैं वो तो यस, तो मुझे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि हर बार जब मैं आर्क लेंथ के साथ वो आर्क सेंटर में रेडियन में जितना एंगल बना रहा है, याद रखो ये रेडियन में एंगल, वो आर्क लेंथ वो आर्क अपना सेंटर में रेडियन में जितना एंगल बना रहा है, मैं जब डिवाइड करता हूँ तो मुझे हर बार क्या मिलता है? रेडियस मिलता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। बेटे अभी मैंने क्या बोला कि लेंथ ऑफ द आर्क विच इज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? देन Yes, sir. दैट इम्प्लाइज L यस सर। is equal to R theta, where R is equal to radius is equal to proportionality constant। ये proportionality constant है, या फिर आप बोल सकते हो L by theta is equal to R। हर बार आप L1 by theta 1, L2 by theta 2, L3 by theta 3 जो भी करो, यही कांस्टेंट आप पाओगे। और इसी कांस्टेंट के साथ साथ आपका इसी कांस्टेंट को फॉलो करके इसी आर के, समझ रहे हो, इसी आर के हिसाब से थीटा जब बढ़ता है उसी के हिसाब से एल भी बढ़ता है, या फिर एल बढ़ता है थीटा बढ़ता है। एल अगर घटेगा तो थीटा घटेगा। आई होप यू गॉट इट सो फार। Yes, sir. ओके यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा काम था बस एक फार्मूला डिराइव करना कि एल इज इक्वल टू आर थीटा कहाँ से आया। ओके, सो रिमेंबर ये फार्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। दिस डेरिवेशन विल नॉट कम, दिस थिंग्स विल नॉट कम, ओनली न्यूमेरिकल्स विल कम जस्ट फॉर योर। क्योंकि देखो मैं उसको क्यों समझाता हूँ। सपोज मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इन रेडियन, काम खत्म करके आगे गया। फिर दूसरे दिन वो एक क्वेश्चन करते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस में डिवाइड करते हैं और बोल देते हैं एंगल जो निकला, सपोज एंगल निकला 20, बोलते हैं सर 20 डिग्री एंगल आ गया। अरे वो रेडियन में आएगा, आपको याद रखो। मेरा बात समझ रहे हो? एल में आर को डिवाइड करोगे जो एंगल आएगा दैट इज इन रेडियन। रिमेंबर दिस सो फार। ओके थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है। यस। अच्छा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे एल इक्वल टू आर थीटा है? आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यस सर और एक बार थोड़ा बोलेंगे सर, जो रेडियन सर कौन सा होगा, रेडियस सर कौन सा होगा? अरे रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस। ये रेडियस का मतलब है सर्कल का नहीं रेडियस। सर वो पता है सर, क्या रेडियस बोल रहे? पता है सर।
सर मैं बोल रहा हूँ कि means आप जो बोले एल को सर डिवाइड करना है सर जो तो थीटा में देन आ रहेगा वो वाला रेडियस या रेडियन में? मैं बोला कि एल को जो थीटा में डिवाइड करोगे, देखो बेटे सपोज आप एल सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है, और ये आर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, और ध्यान रखो ये जो थीटा आप नीचे ले रहे हो वो थीटा आपको रेडियन में लेना है। अगर डिग्री में आपको पता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ये थीटा लिखना है। ये थीटा रेडियन, रेडियान नॉट रेडियस, दिस इज रेडियान, रेडियान, रेडियान मतलब थीटा को यूनिट आपको रेडियान लेना है। आई होप यू गॉट इट सो फार। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है? ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। So taken. ओके ठीक है, ओके ठीक है। आई होप ये कर लोगे। थीटा इक्वल एल बाई सब हो जाएगा सबका। ओके Yes. ओके, तो यू सी दैट वी गॉट एल इज इक्वल टू आर थीटा, और इससे हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज थीटा देन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, राइट, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। So this is the formula that you have to follow. Suppose let's write an example. Find out the angle subtended by an arc of length 20 centimeter at the center of a circle of radius let's say 2 centimeter, radius of नहीं 2 सेंटीमीटर। एक मिनट रुको जरा, अगर 20 सेंटीमीटर ले रहे हो, यस, रेडियस ऑफ 5 अगर ले लेते हैं, हाँ 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। यस, 4 रेडियन, यस, 4 रेडियन, यस, 4 रेडियन। यस। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है फॉर्मूला कि दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ओके, एल बाई आर व्हाट, रेडियन, एल बाई व्हाट रेडियन। ये जो एंगल आपको मिलेगा ये एंगल रेडियन में ही मिलेगा, डिग्री में नहीं मिलेगा। आप डिग्री में कभी मत लिखना है आपको। ओके, तो एल का जगह आप 20 पुट करो जो कि लेंथ ऑफ द आर्क है, और सर्कल का रेडियस 5 है। डिवाइड करने से आपको क्या मिलता है बेटे, 4 रेडियन, मतलब सर्कल का सेंटर में ये आर्क 4 रेडियन एंगल बनाएगा। अगर आप डायग्राम लिखने से होगा ना, 4 खाली 4 लिखने से भी चलेगा? अब खाली 4 लिखने से चलेगा कि नहीं चलेगा मैं बाद में बताऊंगा, जानबूझकर अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप बता दी जाऊंगा। अभी फिलहाल अभी के लिए 4 रेडियन लिखो, ठीक है, अभी के लिए 4 रेडियन लिखना है आपको पूरा, अभी के लिए। सर उसका कुछ उसका कुछ सिंबल, रेडियन का कोई सिंबल नहीं है सर, है ना, इस्तेमाल कर सकते है ना, ऐसा छोटा सी ऊपर है ना। ओके सर। ओके, तो मैं आपको बस डायग्राम दिखाता हूँ जो उनको नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेटे, ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क आप लिए हो सपोज 20 सेंटीमीटर, और ये सर्कल का जो रेडियस का लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और ये आर्क सेंटर में जो एंगल बना रहा है दैट इज़ योर 4 रेडियन। आई होप यू गॉट इट। ये जो एंगल बना रहा है थीटा, यस सर, यस सर। रिमेंबर। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है, डन। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, बस तो आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। अरे है तरीका, भूल गया एनसीईआरटी निकालने के लिए। अच्छा, आपका ट्रिगोनोमेट्री कौन सा चैप्टर नंबर थोड़ा बता सकते हो? चैप्टर नंबर 3 शायद है ना। यस सर, यस सर। चैप्टर 3।
चैप्टर 3 तो Yes, sir. ओके ओके, एक मिनट। एनसीईआरटी चैप्टर 3 हाँ हाँ निकाला, वेट सबका चल रहा है मिला जुला के सब है। हाँ मिल गया यस ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ओके, तो एक क्वेश्चन पहले करेंगे अभी, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? ओके सॉरी ओके। हाँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3, ठीक है? एग्जाम्पल 3 बेटे हाँ एग्जाम्पल 3 कहाँ गया यस। फाइंड द एग्जाम्पल 3 देख लो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है? एक सर्कल है जिसमें सेंटर में एक बनाया हुआ एंगल 60 डिग्री वाला एंगल, सेंटर में 60 डिग्री वाला बनाया हुआ एंगल, सेंटर में 60 डिग्री वाला बनाया हुआ एंगल ये सर्कल का एक आर्क लेंथ को इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट करता है मतलब समझते हैं ना, कैच कर लेता है, मतलब इस हिस्सा को कैच कर लेता है। ये सर्कल का, ये सपोज ये ए बी है, ये जो एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, इस सर्कल का ये आर्क को कैप्चर कर लेता है ना, कैप्चर को पकड़ लेता है ना, कैच कर लेता है। जैसे कि आप सोच लो, मतलब एक मैसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा रहा है, बीच में एक टेररिस्ट कंट्री उस मैसेज को इंटरसेप्ट करता है, मतलब उसको ले जाता है, बीच में कैच कर लेता है। बीच में ले जाना, ये आर्क को यहाँ पर ये कैच कर लेता है। और ये कितना लेंथ वाला आर्क को कैच करता है? ये आर्क का लेंथ इज 37.4 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट सो फार। और हमें पूछा है कि ये सर्कल का रेडियस कितना है, ये सर्कल का रेडियस कितना है। तो चलो अटेम्प्ट करते हैं। पहले हम सारे डेटा लिख देते हैं एग्जाम्पल 3 का। पहला तो डेटा लिखना, एक तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है कितना बेटे? 37.4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। सेंटर में एंगल क्या दे रखा है जरा बेटे बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। चलो उसके बाद इक्वल देके रखो, बाद में हम करेंगे। इक्वल देके रखो। अच्छा मैंने आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन सिखाया नहीं ना अभी तक? अच्छा एक मिनट। अच्छा डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन आपका स्कूल में था क्या? नहीं था ना? नहीं था ना? ओके अच्छा मैं सोचा आपका ये था। ठीक है ओके। लेकिन हमारे टाइम में था 10th में, आपका नहीं था। ओके चलो हाँ, डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन पहले सीखना पड़ेगा। ओके ठीक। अच्छा आज इतना रखते हैं आज, क्योंकि 9 बज गया है। आप कंटिन्यू करोगे और 10 मिनट्स कंटिन्यू करने से चलेगा या फिर यही रखें? आप जो बोलोगे। इतना ही सर यहीं पे यस सर। ओके ठीक है ओके। हाँ तो आपका तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आज कुछ मतलब प्रॉब्लम कुछ हुआ?